नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा और बसपा से निष्कासित गोंडा जिले के पूर्व विधायक समेत तकरीबन 3 दर्जन नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार का कृषि बिल किसानों के लिए डेथ वारंट है। पूर्व सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करने में लगी हुई है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो काम कभी लोकतंत्र में नहीं हुआ वो आज भाजपा सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से और उनके लोगों से कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं आप। किसी सीमा तक भारतीय जनता पार्टी के लोग जा सकते हैं। आए दिन खबरें मिलती हैं, आए दिन ये सूचना मिलती है, जो काम कभी लोकतंत्र में नहीं हुए, जो काम कभी किसी सरकार में सोचा नहीं जा सकता था, उस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी में वहां हो रहे हैं जहां आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या एक मंत्री जिसने शपथ ली हो, जो लगातार सरकार के करीब रहा हो, उस पर यह आरोप लगना कि कोई फर्जी मोबाइल लॉन्च कर दिया, कई कंपनियों को बना देना, और उसके बाद सरकार का जवाब क्या है? बात यही नहीं खत्म हो जाती है। हमें वो बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इसी विधानसभा में जहां चुन करके लोग आते हैं, वहां पर अधिकारी, सरकार के कुछ लोग फर्जी और बनकर के कितना बड़ा भ्रष्टाचार का रैकेट चल रहा था। और फिर वो दिन कैसे भूल जाएंगे आप कि एक पुड़िया मिल गई आपको, विधानसभा के अंदर एक पुड़िया मिल गई। वो पता नहीं खैनी की थी कि किसी और चीज की थी कि किसी की जेब से गिर गई थी। और क्या बताया गया था उस समय? इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी हो सकता है। आपको आतंकवादी कहा जा सकता है, आप पे कोई भी झूठा मुकदमा लग जाएगा। अगर आपने दाल की गुणवत्ता बता दी तो हो सकता है जेल में जाना पड़े आपको। दूध में पानी कितना है उसकी मात्रा बता दी तो तैयार रहिए, कोई धारा लग जाएगी आप पर। और फिर सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंट हैं हर चीज के लिए। इतना भ्रष्टाचार, इतना झूठ किसी सरकार ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार और झूठ चल रहा है। इस आंदोलन में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से शामिल रही है और हमारे पूर्व मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया जी यहां बैठे हुए हैं। इन्होंने लगातार किसानों के सवाल पर और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो दिल्ली के कानून हैं, उन कानूनों के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में इतने किसी पर मुकदमे नहीं लगे होंगे जितने समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लग रहे हैं इस आंदोलन में। ये तो बहुत छोटी सी घटना है और वही कर सकता है जिसका बहुत छोटा दिल हो, जो जनता के सामने ये न कह पाए कि जो कानून बने हैं वो उनके पक्ष में है, कि उनके लिए डेथ वारंट तैयार हो रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, सरकार का लगातार ये बात आती है कि वो एमएसपी देंगे। कम से कम ये बताएं कि एमएसपी मिलेगी कहां पर? पूरे उत्तर प्रदेश का धान बिक गया, लुट गया। किसान को कहां एमएसपी मिला, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। जो फैसले भारतीय जनता पार्टी के थे उसने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है। याद कीजिए नोटबंदी, लोग लाइन में लग गए, जान चली गई। क्या नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो गया? जीएसटी से क्या व्यापार का आसान हो गया? इसी तरह लॉकडाउन का जो फैसला था, याद कीजिए, क्या उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा लोग जो मजदूर चले थे दूर दूर से, उनकी जान नहीं चली गई? बताओ सरकार ने क्या मदद की? और मैंने उस समय भी कहा था कि सरकार के पास 90,000 से ज्यादा बसेस हैं,
लेकिन सोचिए सरकार ने क्या किया, एक भी बस नहीं चलने दी, लोगों को पैदल चलने दिया। कौन भरोसा करेगा भारतीय जनता पार्टी पर कि जो कानून ला रहे हैं उस कानून से किसान बर्बाद होगा क्या नहीं होगा। और फिर तरीका साफ है उनका, जितनी भी उत्तर प्रदेश में मंडी बन रही थी उन सबका काम रोक दिया। अब मंडियों पर नजर है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की इन जमीनों को कैसे लिया जाए। आप बताइए एक्सप्रेसवे पे मंडियां बनी थी कि नहीं बनी थी। जितनी समाजवादी सरकार में बन गई उसके अलावा एक ईंट इस सरकार ने नहीं लगाई। समाजवादी पार्टी और हम सब लोगों को इतनी खुशी इस बात की, गर्व है कि समाजवादी विजन पे ये सरकार चल रही है। बताइए आप, पूर्वांचल एक्सप्रेस किसका है। इस मेट्रो पे फोटो जरूर लगा ली, लेकिन फोटो वहीं तक लगी है जहां तक समाजवादियों ने बनाई। आप सोचो कभी कि क्यों नहीं बना पा रहे आगे। अरे अपने घर में नहीं बना पा रहे, दूसरे जिलों का उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं आप याद कीजिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम गोरखपुर में मेट्रो देंगे। अब गोरखपुर वाले अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि मेट्रो कब मिलेगी। वो आगरा का शिलान्यास कर रहे हैं और जगह का शिलान्यास कर रहे हैं, गोरखपुर में कब मेट्रो आएगी। अगर उनका खुद का विजन होता तो शायद गोरखपुर में आती, क्योंकि ये विजन समाजवादी सरकार का था, इसलिए आगरा में मेट्रो आई, इसलिए कानपुर में मेट्रो आई, बनारस की मेट्रो को शुरू नहीं कर रहे हैं लोग। इसलिए साइकिल ट्रैक आज भी काम आ रहा है। और मैं वेस्ट बंगाल के लिए यही कहना चाहता हूं, वेस्ट बंगाल की जनता से यही कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह नफरत से राजनीति करती है, लोगों को डरा के धमका के पार्टी में शामिल करती है। ये उनका मॉडल है, बड़े नेता को तोड़ लेना, बड़े नेता से झगड़ा करा देना पार्टी में, ईडी सीबीआई इन सबका सहारा लेना, ये उनका मॉडल है काम करने का। यूपी के दिन याद कीजिए आप, किन किन नेता को तोड़ा था उन्होंने, क्या क्या साजिश बनाई थी। क्या वही लोग साजिश में आज फिर नहीं शामिल हैं क्या। तो ये वेस्ट बंगाल में जो साजिश हो रही है यूपी में देख चुके हैं, लेकिन हम बंगाल की जनता से ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हराएं। कम से कम वहां से संदेश ये जाए कि नफरत की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। नए साल से पहले ग्रामीणों को सीएम योगी ने एक बड़ी सौगात दी है। योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास योजना के तहत 21,562 लाभार्थियों के खाते में 87 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बिना भेदभाव के काम करते हैं, जबकि पहले सरकारों में जाति के आधार पर काम होता था। मुख्यमंत्री आवास योजना की उपयोगिता आपने चित्रों के माध्यम से आज के इस युग में भी इस दयनीय स्थिति में रह रहे लोगों की स्थिति को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन की यह योजना की प्रासंगिकता और इसकी उपयोगिता इसी से परिलक्षित होती है कि आज के इस युग में जब शासन की अनेक योजनाएं चल रही हैं, उस समय भी एक तबका ऐसा है जो अपनी बुनियादी सुविधा मकान भी उसके पास रहने के लिए सम्मानजनक ढंग से नहीं है। उन स्थितियों में ही हम लोगों ने आज से 3 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना ग्रामीण की तर्ज पर ही SECC 2011 की सूची के बाहर रह गए उन सभी परिवारों को इससे लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ की थी। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने पिछले 3 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 30 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराए, और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके अनुकंपा से पूरे देश के अंदर 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध हुए, और उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से अधिक परिवारों को यह सुविधा प्राप्त हुई। अभी कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग लगभग 7.5 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में नए आवास उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोग प्रस्तावित किए हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह जा रहे उन सभी परिवारों को भी आच्छादित करने के लिए, जैसे वन्य गांव में रहने वाले लोग, वनटांगिया, जिन्हें 2017 के पहले राजस्व गांव की मान्यता नहीं मिल पाई थी, SCC 2011 की सूची के बाहर थे, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर उन सभी गांव में एक भी पक्का मकान नहीं था। आज मुझे प्रसन्नता है कि वहां पर लगभग हम लोग 100% आच्छादन की ओर पहुंच चुके हैं। मुसहर जाति, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बदहाल और सबसे गरीब कोई जाति थी तो वह मुसहर जाति थी। कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रदेश के लगभग बहुत सारे जनपद ऐसे थे जहां पर मुसहरों की संख्या बहुतायत थी, लेकिन उन्हें सभी कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। यहां तक कि जिस भूमि पर वे रह रहे थे, झोपड़ी डाल करके उसका भी जमीन का पट्टा उनके पास नहीं था। उनको शासन की कोई सुविधा 2017 के पहले नहीं मिलती थी, लेकिन आज ज्यादातर इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुके हैं या उन्हें प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार से कालाजार, मस्तिष्क ज्वर, जापानी इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम या फिर कुष्ठ रोगी जो इस योजना के बाहर थे, जिन्हें इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, इन सभी लोगों को इस सुविधा से लाभान्वित करने की दृष्टि से ही हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ की। मुझे प्रसन्नता है कि विगत 3 वर्ष के दौरान 50,700 से अधिक परिवारों को इस सुविधा से लाभान्वित किया गया और आज 21,500 से अधिक परिवार इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्री ने आपको बताया कि मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में यहां पर प्रति लाभार्थी 1,30,000 रुपए की राशि आवास योजना के लिए, और जिन परिवारों को शौचालय अभी नहीं मिल पाया है उन्हें मनरेगा के अंतर्गत 12,000 रुपए की राशि शौचालय के लिए अलग से उपलब्ध करवाने की व्यवस्था होगी। साथ साथ उन क्षेत्रों में 95 दिनों तक मनरेगा की मजदूरी वहां पर उन्हें उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी की जाएगी और शेष अन्य जनपदों में 1,20,000 रुपए की राशि के साथ ही अगर शौचालय नहीं तो 12,000 रुपए शौचालय के लिए अतिरिक्त और इसके अलावा 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी भी उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई मकान निर्माण के लिए आवास योजना के तहत उनको उपलब्ध कराने का कार्य ग्रामीण विकास विभाग उपलब्ध कराएगा। मैं आज यहाँ पे सभी जिला प्रशासन से कहूंगा और मैं समझता हूँ कि ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी सभी जिला प्रशासन को इस बात के लिए जानना चाहिए कि जिस गरीब का जहां पर झोपड़ी है, जहां पे उसका पक्का वहां पे मकान है, स्वामित्व योजना के अंतर्गत अगर वह रिजर्व कैटेगरी की लैंड नहीं है और विवादित लैंड नहीं है, एक बड़ा कार्य होगा उन गरीबों के लिए जिन्हें बार बार खानाबदोश की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और अगर रिजर्व कैटेगरी या विवादित लैंड है तो उन्हें सुरक्षित ऐसे स्थान पर जहां पर उन्हें और अन्य समुदाय से जुड़े हुए लोगों में विवाद भी न हो और उन्हें सुरक्षित वहां पे बसाया जा सकता हो, ऐसी स्थिति मकान बनाने के लिए किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खुर्जा भावपुर सेक्शन का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में मौजूद यह सेक्शन तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। इस दौरान देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन रेलवे को नई पहचान देने वाला है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न केवल आधुनिक रेलगाड़ियां बना रहा है बल्कि उनका निर्यात भी करता है। आज आजादी के बाद का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरते हम देख रहे हैं। साथियों, आज जब खुर्जा भाऊपर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गूंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक है। ये दुनिया के बेहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर में से एक है और ये सुनकर किसी को भी गर्व होगा कि इसमें मैनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही तैयार की गई है, भारतीयों ने ही उसको तैयार किया है। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट्र के सामर्थ्य का सबसे बड़ा स्रोत होता है। नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय हाईटेक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर सेक्टर 58 पुलिस ने शॉपरिक्स मॉल के सामने से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 7 कार बरामद हुई है। पुलिस ने 2 लाख रुपए कैश भी बरामद किया है। नोएडा कमिश्नर आलोक सिंह ने थाना 58 के एसओ अनिल कुमार राजपूत की टीम को 50,000 रुपए का इनाम भी दिया है। क्षेत्र में अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से कई लग्जरिया गाड़ी बरामद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही लग्जरिया गाड़ी है। इनके पास कई फॉर्च्यूनर और स्विफ्ट गाड़ी डिजायर। और हमारे साथ बात करने की जॉइंट सर्कल वाहन चोरों को गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए, जैसा आप लोगों के संज्ञान में है, अभी आज हम लोगों की टीम ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। उसमें उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के और इवन गुजरात के भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। और इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, बेसिकली ये लग्जरी गाड़ियों को टारगेट करते थे, खासतौर से फॉर्च्यूनर, क्रेटा, इनोवा वगैरह। और उन गाड़ियों को खोलने के लिए एक टूल, एक टैब टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट है इनके पास, उसकी मदद से ये फॉर्च्यूनर का खास तौर से लॉक बड़ी आसानी से खोल लिया करते थे। उसके बाद जो एक टीम है गुजरात में, जो अभी अभियुक्त फरार हैं, अभी हम लोग के इंटरोगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम सामने आया है। वो वहाँ से इनको डिटेल्स भेजा करते थे कि इस गाड़ी को किस इंजन नंबर, चेसिस नंबर पर तैयार कराना है। और इसमें कुछ मुलजिम मुरादाबाद और काशीपुर के भी हैं जो भी फरार हैं। वो उन शॉप्स पर इन गाड़ियों पे इंजन नंबर, चेसिस नंबर चेंज करा के और जो गुजरात की गाड़ी की डिटेल आती थी उसको अपडेट करके उस गाड़ी को तैयार करा के फिर गुजरात भेज दिया करते थे। कुल मिला के, जैसा कि मैंने कहा, ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसमें अभी और भी कई लोग शामिल हैं जो अभी जिन पे हम लोग की टीम काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है जल्दी इस पूरे गैंग का हम पर्दाफाश करने में कामयाब होंगे। सर, अभी बात की जाए इनका आपराधिक इतिहास, किस तरीके से घटना करते थे, गाड़ी से कैसे लॉक कर गाड़ी बाहर देश से भेजा करते थे? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये जो टैब स्कैनर है, एक स्कैनर टाइप का टैब है इनके पास, उससे ये लॉक खोला करते थे और गाड़ी के इंजन नंबर, चेसिस नंबर चेंज करके उसको बाहर भेज दिया करते थे। सर, आपराधिक इतिहास के बारे में क्या है इनका? इसमें से कुछ लड़कों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, बाकी का हम लोग अभी तलाश कर रहे हैं। कुछ लड़के इसमें ऐसे हैं कि पहले भी वाहन चोरी में जेल जा चुके हैं और डिटेल आपराधिक इतिहास अभी हम लोगों की टीम उस पर काम कर रही है। तो ये तो हमारे साथ में नोएडा के ज्वाइंट सीपी ललित कुमार जी का साफ करना है, ऐसे अपराधियों को सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोएडा से वीडियो मोहित के साथ विजय गौल, प्राइम न्यूज़, नोएडा।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद नोडल अधिकारी आलोक सिन्हा अचानक गोंडा पहुंच गए, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने धान के 3 क्रय केंद्र का निरीक्षण भी किया और क्रय केंद्र पर आए किसानों से उन्होंने बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना है। क्रय केंद्र का निरीक्षण करने के बाद तरबगंज CSC का भी उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही CSC में बन रहे कोविड-19 कोल्ड चेन का जायजा लिया। ड्राई एरिया न होने से नोडल अधिकारी ने नाराजगी जताई और CSC प्रभारी को निर्देशित किया। देखिए, प्रदेश सरकार की तरफ से हर जनपद के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। जनपद गोंडा के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय श्री आलोक सिन्हा साहब की तैनाती है और सर के द्वारा कल जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करी गई थी। उसमें उनके द्वारा शासन की योजनाओं के बारे में प्रगति की समीक्षा करी गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आज सर के द्वारा नोडल अधिकारी महोदय के द्वारा 3 क्रय केंद्रों, जो धान के हमारे क्रय केंद्र बने हुए हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं PCF, PCU और मार्केटिंग के क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया। उसमें कितने किसानों से खरीद हुई है, कितने किसानों का धान रिजेक्ट किया गया है, कितने का भुगतान हुआ है, कितना मिलों को चला गया है, इन सब की समीक्षा करी गई और जो क्रय केंद्र प्रभारी है उनको निर्देश भी दिए गए। जनपद बिजनौर के राजा भरत सिंह इंटर कॉलेज में ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विद्यालय के 180 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले 53 बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य राजीव चौहान ने छात्र छात्राओं को धनराशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। मेरा नाम नेहा पवार है और मैं राजा भरत सिंह इंटर कॉलेज नांगल सोती में पढ़ती हूँ। मैंने 5 जनवरी को एक ज्योति विद्या धन की परीक्षा दी थी, इसे उत्तीर्ण किया और एक सिल्ट और एक प्रमाण पत्र से आज पुरस्कृत किया गया। मेरे 27 मार्क्स हैं। ये ज्योति विद्या धन की परीक्षा हमारे यहाँ 5 जनवरी 2020 को हुई थी, जिसमें से लगभग 125 बच्चों ने भाग लिया था। इसमें से 53 बच्चे ने पास आउट हुए हैं और 5 बच्चों को यहाँ स्कॉलरशिप भी मिली है। आज इनको पुरस्कृत किया गया है। 5 बच्चे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर अलर्ट मोड पर है। वहीं कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि कोरोना के नए स्ट्रेन पर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं और क्या कुछ कहा गया वो भी देखिए। के माध्यम से हमें अरेबियन सी की तरफ भी बंदरगाह तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे इस फ्रेट कॉरिडोर के पूरी तरह से संचालित हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण को एक नई गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश के जो उत्पाद हैं वो देश विदेश तक बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का भी के प्रति भी आभार प्रकट किया है और ये उम्मीद जताई है कि आगे का जो बाकी का जो शेष है, फ्रेट कॉरिडोर का जो शेष भाग जो बचा हुआ है वो भी शीघ्र पूरा होगा। मैं आपको ये बता दूं कि फ्रेट कॉरिडोर का करीब 75% ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 75% हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश के से गुजरता है। इसी प्रकार आज एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी अभी थोड़ी देर में करीब 21,562 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको धनराशि सीधे उनके खातों में स्थानांतरित करेंगे। आप सभी जानते हैं कि ये जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो 2011 का हुआ था, उसमें जो पात्र लाभार्थी, जो इस प्रदेश में बहुत सारे पात्र लाभार्थी छूट गए थे और उसमें जो बिल्कुल विकास के अंतिम छोर पे, जो बिल्कुल निचले पायदान पे, जो सबसे गरीब और जो बेसहारा लोग हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से पक्के आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इसमें जो सर्वोच्च वरीयता दी गई थी वो जैसे हमारे यहाँ जो सबसे पिछड़ी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे वनटांगिया और मुसहर और इस तरह के जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, और उनमें अधिकांश जो पात्र लोग हैं उनको इसमें लाभान्वित किया जा चुका है। इस तरह के जितनी यह संकल्प है प्रदेश सरकार का कि इस तरह के जितने भी जो गरीब और बेसहारा लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है, उनको इस योजना के माध्यम से एक पक्के आवास, जो उनका जीवन भर का सपना होता है, उसको पूरा कराया जाएगा। कोरोना की स्थिति जैसा कल मैंने कहा था
नियंत्रण में है। केसेस की संख्या लगभग 900 और 1000 के बीच में उसी लेवल पे है। आज 1021 केसेस आए हैं। क्रमिक केसेस की संख्या 5,83,941 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है, यानी कि जितने नए केस आते हैं उससे ज़्यादा उपचार होकर निकल जाते हैं। तो 1021 केस आए हैं, 1369 आज डिस्चार्ज हुए हैं। तो इस प्रकार से एक्टिव केसेस की संख्या घट के अब जो कल 14,710 थी, आज 14,344 हो गई है। पूर्ण उपचारित मरीजों की संख्या 5,61,257 और जो रिकवरी रेट है अब 96% को क्रॉस कर गया, 96%। 100 में से 96 लोग ठीक होकर बाहर जा चुके हैं। होम आइसोलेशन की में भी कमी आ रही है एक्टिव मरीजों की संख्या में। वो 6,336 हो गए, कल 6,545 थे। आज जो कल के दिन जो टेस्ट किए गए हैं टोटल 1,32,471। इस प्रकार कुल टेस्ट की संख्या 2,36,40,902 हो गए। और ये टेस्ट करने वाला यूपी सबसे सर्वाधिक टेस्ट करने वाला यूपी राज्य है पूरे देश में। और इनमें से 132 में से 57,498 जो हैं वो RT-PCR के हैं और शेष जो हैं 73,315 एंटीजन के और शेष जो है ट्रूनैट, CBNET और इस तरीके की मशीनों के ऊपर है। कुल प्रसवों की संख्या 5,359 नॉर्मल और 143 सी सेक्शन। मेजर सर्जरीज कल तक के दिनांक तक 43,315 और पिछले साल में ये संख्या 46,471 थी। तो लगभग हम नॉर्मलसी की ओर तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो 2-3 महीने आपको याद होगा लॉकडाउन में काफ़ी सारे ये पोस्टपोन हो गए थे। तो कुल मिला जुला के अब हम लोग रिकवरी के पाथ पे हैं। ई-संजीवनी के कुल कंसल्टेशन आज 3,395 और कुल OPD 3,08,585 आज तक। UK रिटर्नीज़ की टेस्टिंग हुई है, उसमें 10 सैंपल्स भेजे गए हैं। मेरी आज ICMR में बात हुई है, संभवतः कल या परसों हमें पता चल जाएगा। उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग अभी जैसे हम बात कर रहे हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। पता चल जाएगा कि उनमें वो वेरिएंट है कि नहीं जो UK से आई थी। उनके ऊपर कड़ी नज़र रखी जा रही है। उन सबको आइसोलेशन में हमने कर दिया है, एडवाइस भी कर दिया और उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स की भी मॉनिटरिंग ज़िला प्रशासन के माध्यम से की जा रही है। इसमें मेरठ में, गाज़ियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में और एक केस बरेली में मिला है हमें। तो संदेश बिल्कुल साफ है कि कोरोना के आंकड़े घट जरूर रहे हैं, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।